नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जल्द पूरी होने की उम्मीद। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि हम घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ने जताई उत्सुकता। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की कई राज्यों में छापेमारी। दिल्ली और झारखंड से एक आतंकवादी गिरफ्तार। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा को किया हासिल। 2030 तक भारत का 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य। नेपाल में सेना ने संभाली कमान। काठमांडू में लगी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। हिंसक प्रदर्शन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को रीपोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को दोनों देशों की टीमें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप के बातचीत के बयान पर कहा कि वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के लिए उत्सुक हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में विश्वास जताया था कि बातचीत के जरिए दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे और साथ ही ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री भी बताया। ट्रंप का ये ताज़ा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया है। पिछले कुछ समय से एक बार फिर से ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। और इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई राज्यों में छापेमारी की है और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से आतंकी आफ्ताब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है। वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में रांची से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी की पहचान असहर दानिश के रूप में हुई है। रांची के पकड़ा गया असहर दानिश मूल रूप से बोकारो जिले के
पेटरवार का रहने वाला है। दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और जिसके बाद ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। दानिश ने रांची के इस्लाम नगर स्थित तबारक लॉज को ठिकाना बना रखा था और उसके पास से हथियार, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं जिनकी तकनीकी जांच कराई जाएगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि दानिश किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था। विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने साझा अभियान चलाकर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद दानिश को दिल्ली पुलिस की टीम रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। वर्तमान में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी से गहन पूछताछ जारी है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने पलामू में भी छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है और इसके अलावा कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले साल भी झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की थी और इस दौरान 9 संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिनमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी शामिल था। ताज़ा गिरफ्तारी से ये साफ हो गया है कि आतंकी संगठन झारखंड को सुरक्षित ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियां बरामद सामग्री की फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। वहीं कर्नाटक के कारवार विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक सतीश के सेल को ईडी ने 86 करोड़ रुपए के अवैध लोह अयस्क निर्यात घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वे 18 दिनों के अंतराल में सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे विधायक हैं जिन्होंने केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है और इससे पहले 23 अगस्त को चित्रदुर्गा विधायक के.सी. वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सेल को पहले अवैध लोह अयस्क निर्यात के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था और इस मामले के संबंध में सेल मंगलवार को ईडी के शांतिनगर कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए, लेकिन कथित तौर पर जांच में सहयोग न करने के कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें मेडिकल जांच के लिए बाउरिंग और लेडी गार्जन अस्पताल में ले जाया गया और देर रात विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने 13 और 14 अगस्त को विधायक के आवास पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी में 1.68 करोड़ रुपए नकद, 6.75 किलोग्राम सोना और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे और साथ ही 14.13 करोड़ रुपए की रकम मौजूद बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। ईडी के अनुसार सेल और अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपए था। विशेष अदालत ने अक्टूबर 2024 में सेल और अन्य लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया था और बाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के बाद अपील लंबित होने तक उन्हें रिहा कर दिया था। भारत ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता स्थापित कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने सिर्फ 10 साल में देश ने अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को 3 गुना बढ़ाया है। साल 2014 में भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता सिर्फ 81 गीगावाट थी और आज ये बढ़कर ऐतिहासिक 250 गीगावाट पर पहुंच गई है। ये दुनिया की सबसे तेज ऊर्जा परिवर्तनों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर ये वृद्धि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा के तेज विस्तार से संभव हुई है। आज स्वच्छ ऊर्जा भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग आधा हिस्सा बनाती है और ये उपलब्धि पेरिस समझौते के लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल की गई है। सिर्फ जून में ही भारत ने 7.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी, जो एक नया रिकॉर्ड है। भारत ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए लगता है कि भारत आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लेगा और साथ ही भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी है। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थित सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सैगडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया है। और इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भगतपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। वह लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। और इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जैनजी की बैठक पर टिकी हुई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। नेपाल में चल रहे आंदोलन की आग अब भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सोनौली सीमा पर नेपाल की तरफ से भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने नेपाली कस्टम कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसी एसएसबी और पुलिस अलर्ट हो गई है। लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खबर लिखे जाने तक सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नेपाल से आने वाले भारतीय पर्यटकों को जांच के बाद भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। महाराजगंज के जिला अधिकारी ने बताया है कि अभी भारत नेपाल सीमा पर स्थिति सामान्य है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए, हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे क्षेत्र में जो इंडियन साइड है वो पूरी शांत व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी असुविधा या किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हम और एसपी और एसएसबी और बाकी सारे विभागों के साथ हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है। वहीं नेपाल में विमानन सेवाओं के बंद होने से वहां फंसे भारतीय पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विपरीत हालात में बड़ी मुश्किलों के साथ भारतीय पर्यटक सोनौली सीमा पहुंच रहे हैं। डिफिकल्टी काफ़ी हुई। लास्ट में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई पोखरा से काठमांडू। फिर हमने टैक्सी बुक किया, बॉर्डर तक आए, 200 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया। अभी हम बॉर्डर पे हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ पे आके काफ़ी सेफ हम महसूस कर रहे हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आई, रोड ब्लॉक्स थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों ने बैनर फूंक रखे थे, मतलब काफ़ी सारी डिफिकल्टी थी। बट फाइनली ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी मदद की और हमें यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचाया। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने देश में आके। जिसका भी अगर नेपाल आने का, काठमांडू आने का प्लान है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और वैसे वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ हमें अपनी सिक्योरिटी, अपना कॉशन खुद ही लेना चाहिए। तो अभी मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो बेटर इज स्टे सेफ इन योर इंडिया, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ वी आर फीलिंग सो हैप्पी दैट वी आर ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया। फाइनली अपने देश हम जा रहे हैं।
नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट पर है। सभी 7 सीमावर्ती जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हर स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच की जा रही है। नेपाल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और किसी भी असामाजिक तत्व को सीमा पार अशांति का फायदा उठाने और रोकने के लिए एसएसबी के साथ लगातार संपर्क में है। एसएसबी ने चौकियों पर तलाशी और निगरानी बढ़ा दी है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी की प्लाटून और अतिरिक्त पुलिस कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सोनौली में भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अपनी योजना रद्द कर अपने गृह राज्यों को लौट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां रात भर पेट्रोलिंग की गई और वाहनों की पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं या भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बलों और वन विभाग के अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर भी बल दिया और कहा कि सीमा पर सभी प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और सीमा पार आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते बंद हुए जम्मू के स्कूल आज फिर से एक बार खुल गए हैं। सुबह सवेरे बच्चे फिर से वापस स्कूल जाने को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं बच्चों को वापस स्कूल भेजते हुए अभिभावकों के चेहरे भी खिले हुए थे। दरअसल पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर चल रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बारिश से राहत मिलने से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आया है और जिसके बाद शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टिफ ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इसी मौके पर लॉन्च हुआ टिफ शॉप, जहां दर्शक पा सकते हैं फेस्टिवल से जुड़ा हुआ लिमिटेड एडिशन, मर्चेंडाइज और कलेक्टिबल्स। आइए आपको दिखाते हैं टोरंटो से हमारी सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आधिकारिक रिटेल आउटलेट TIFF शॉप टोरंटो के किंग स्ट्रीट वेस्ट स्थित
TIFF लाइट बॉक्स के साथ ही ऑनलाइन भी उपलब्ध है। TIFF शॉप में लिमिटेड एडिशन परिधान, खास ज्वेलरी और एक्सेसरीज उपलब्ध हैं। इन्हें TIFF की 50वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको TIFF 1976 रेट्रो कलेक्शन भी मिलेगा। 1976 ही वो साल था जब TIFF की शुरुआत हुई थी। कनाडा के मशहूर ब्रांड रूट्स के साथ कोलैबोरेशन में बनी कलेक्टिबल जैकेट्स और लेदर गुड्स भी यहाँ उपलब्ध है। लोग यहाँ पर TIFF 50 की यूनिक ज्वेलरी के अलावा TIFF के पहले पोस्टर में दिखाए गए क्लासिक डायरेक्टर हैंड्स मोटिव वाले कई आइटम्स भी खरीद सकते हैं। रेट्रो टी शर्ट हो या कलेक्टिबल जैकेट, हर खरीदारी TIFF की इस विरासत का हिस्सा बनने जैसा है। It was very fun. I bought sweats that were very thick and they were cotton, and the workers were very, very nice, and there was like a red carpet inside of the TIFF shop, pop-up shop that I went to, and so I got to take a picture with my items and it was very fun. TIFF शॉप सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि ये 50 साल की उस यात्रा का हिस्सा है जिसके जरिए इस महोत्सव की स्वर्णिम यात्रा को जिया जा सकता है। जो लोग टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखने आते हैं, कनाडा की जो फिल्म संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो फेस्टिवल की पहुंच है दुनिया भर में वो भी आगे बढ़ती है। कैमरामैन वाई लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज के लिए टोरंटो से। रूस में आज से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़बाट 2025 शुरू होने जा रहा है और इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के 65 जवानों का दल भाग ले रहा है। ये सैन्य अभ्यास रूस के निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में 16 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सैन्य टुकड़ी थल सेना के 57 जवान, भारतीय वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल है। भारतीय सेना की इन टुकड़ियों का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और अन्य सेनाओं के जवान कर रहे हैं। बहुपक्षीय अभ्यास ज़बाट 2025 का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन में सुधार करना तथा भाग लेने वाली सेनाओं को पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अभ्यास ज़बाट 2025 में भागीदारी से रक्षा सहयोग और मजबूत होगा तथा भारत और रूस के बीच सौहार्द बढ़ेगा और इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास की भावना मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने निवर्तमान रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकुर्नो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को अलोकप्रिय मितव्ययी योजनाओं के कारण संसदीय विश्वास मत में पद से हटाए जाने के एक दिन बाद ये नियुक्ति की गई है। सेबेस्टियन लेकुर्नो राष्ट्रपति मैक्रों के शासनकाल में 2 साल से भी कम समय में देश के 5वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मैक्रों के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि लेकुर्नो को फ्रांस का अगला बजट तैयार करने के लिए रणनीतिक दलों से परामर्श करने का काम सौंपा गया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ पर दलीलें सुनने के लिए सहमत हो गई है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान टैरिफ लागू रहेंगे। ये मामला अगस्त के अंत में वॉशिंगटन की संघीय अपील अदालत के विभाजित फैसले के बाद आया है। फैसले में पाया गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि टैरिफ सहित कर लगाने की शक्ति कांग्रेस की प्रमुख शक्ति है, जिसे संविधान के विधायी शाखा को सौंप दिया है। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का पहला मुकाबला मेजबान यूएई के साथ है। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया है। और इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।
है।